हेलो एंड वेलकम टू स्टडी रूम। तो हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो केवल अंग्रेज ही ऐसे अफसर नहीं थे जो भारत की शिक्षा के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी और भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे ऐसे विचारक थे जिनका मानना था कि शिक्षा का बदलाव हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरीके से यूरोपीय शिक्षा को अपनाए ना, बल्कि कुछ कुछ चीजें बदलाए, कुछ कुछ चीजों को अपनाए। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा भारत के आधुनिकीकरण का कारण बन सकता है। हम अपने आप को बदले ना, बट कुछ चीजें हम अपनी शिक्षा श्रेणी में बदलाव ला सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अपनी कल्चर और वैल्यूज को बनाए रखकर। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पता है महात्मा गांधी के विचार। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो स्थानीय भाषा थी, दैट मीन्स वर्नाक्युलर लैंग्वेज, जो अपनी जिस स्थान में वे रहते थे वहां की जो भाषा थी, उनको बहुत ज्यादा उस भाषा में शिक्षा का वकालत उस भाषा में शिक्षा की वकालत की। ठीक है, उन्होंने बोला तुम जिस क्षेत्र में रहते हो जरूरी नहीं है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, तुम जहाँ के हो तुम वहाँ की भाषा को सीखो। उन्होंने लिटरेसी यानी कि जो साक्षरता और जो शिक्षा है उसके बीच में अंतर भी कराया कि लिटरेसी क्या है, ठीक है, साक्षरता क्या है और शिक्षा क्या है, उसके बारे में भी उन्होंने अंतर बताया और बहुत ही अच्छे से सब लोगों को ये बात समझाई कि कैसे पढ़ाई लिखाई शिक्षा जरूरी है और कैसे थोड़ा बदलाव भी जरूरी है, लेकिन हमें अपने वैल्यूज को, अपने भारतीय रीति रिवाजों और सब चीजों को बना के रखते। तो महात्मा गांधी ने बोला कि सिर्फ किताबों को पढ़ना और लिखना शिक्षा नहीं कहलाता है। मतलब उससे हम ये नहीं बोलेंगे कि आप शिक्षित हैं। ठीक है, वही डिफरेंस उन्होंने अंदर समझाया कि कैसे साक्षरता मतलब आप जो लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है, जो आप रोजमर्रा के टाइम पे जो चीजें सीख रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, उनके हालचाल से सीखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा उच्च लेवल की शिक्षा होती है, बहुत हाई लेवल की शिक्षा होती है। जबकि हम शिक्षा केवल पेन पेपर में प्रश्नों के उत्तर लिखने को हम शिक्षित नहीं बोलते। ठीक है, तो उन्होंने ये बहुत ही ज्यादा लोगों को एक्सप्लेन करा और इस चित्र में आप देख सकते हैं कैसे महात्मा गांधी, उनकी बीवी कस्तूरबा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत सारी लड़कियों के साथ एक समूह में बैठे हुए हैं शांति निकेतन में। ये कुछ 1940 की बात है। अब रविंद्रनाथ टैगोर के विचार, तो आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि शांति निकेतन के बारे में सुना हो, है ना। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और कब की, क्यों की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना 1901 में की। टैगोर जब बच्चे थे तो वो स्कूल जाने के लिए बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, वहां उनका दम घुटता था। ठीक है, उन्हें स्कूल का माहौल बहुत ही ज्यादा दमनकारी लगता था। ठीक है, टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल है, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये ऐसी चीजें। ठीक है, तो कलकत्ता में अपने स्कूल जीवन के अनुभवों से उन्होंने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने का सोचा जिसमें बच्चे अपने मन की बात कर सके और वे बहुत खुले में अपना काम करे और खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त रहे। ठीक है, तो रचनाशील रहे, मुक्त रहे, जहाँ वे अपने विचारों को, आकांक्षाओं को समझ सकते हैं। तो टैगोर को लगता था कि जो बचपन है वो एक ऐसा समय है जहाँ पे सबसे ज्यादा आप सीख सकते हैं और हमारे पास बहुत समय भी होता है। ठीक है, तो वे अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित की गई शिक्षित व्यवस्था थी, उनके कड़ों में और बंधकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। ठीक है, अब शिक्षा जो है या शिक्षक कल्पनाशील होनी चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। ठीक है, उनकी उत्सुकता को वे समझे और उनको एक ओपन, एक बहुत खुशहाल माहौल दे ताकि बच्चों को एक रुचि भी आए पढ़ने के लिए। टैगोर का यही मानना था कि जो सृजनात्मक शिक्षा है वे केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर एक ग्रामीण प्रदेश में अपना स्कूल खोला और वहां पे खोलने का जो फैसला किया, उन्होंने ये जगह को शांति निकेतन के नाम से जाना। ठीक है, और उन्होंने एक प्रायोगिक विद्यालय यानी कि एक्सपेरिमेंटल स्कूल की स्थापना की। क्यों? जैसे मैंने सारे पॉइंट्स आपको पहले बोले कि बच्चे
खुश रहें, अपनी सोच के हिसाब से करें, उत्सुकता को सीखे और बहुत सारी नई नई चीजों को अपनाएं, बांधे ना रहे। तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर का विचार। अब श्री अरबिंदो घोष का क्या मानना था? तो घोष का यही मानना था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा से छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जगेगी। ठीक है, राष्ट्रीयता, ठीक है, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, राष्ट्रीयता की भावना जागृत होनी चाहिए। वे पारंपरिक शिक्षा को पश्चिमी शिक्षा के साथ मिलाने में विकास करने की कोशिश कर रहे थे, उनका विश्वास यही था। ठीक है, और रोजगार के लिए उन्होंने उपयोगी शिल्प सीखने का भी महत्व पर बहुत ज्यादा बल डाला। ठीक है, तो एक वो चाहते थे बेसिकली कि पारंपरिक शिक्षा को पश्चिमी शिक्षा के साथ मिला देंगे, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया। तो ये अरबिंदो घोष के विचार थे। तो एक राष्ट्रीय शिक्षा, अब अंत में क्या हुआ, जब तक गांधी जी विदेशी यानी कि जो यूरोपीय शिक्षा है उसको बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे थे, बहुत दूर से देखने की कोशिश कर ढंग से देखने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनमें बदलाव क्या आया है, ठीक है, किस प्रकार की सभ्यता है। टैगोर चाहते थे कि ये सारी चीजों को कंबाइन करके जोड़ के एक अलग राष्ट्रीय शिक्षा बनाया जाए। तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी और प्रौद्योगिकी की उसकी पूजा के अत्यधिक आलोचक थे। ठीक है, तो टैगोर लेकिन आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के तत्वों को सर्वश्रेष्ठ भारतीय परंपरा के साथ जोड़ना चाहते थे। अब इससे क्या होगा, एक राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में बहस आजादी के बाद तक आज तक जारी है कि क्या किस एक बैलेंस बनाना, एक कैसे किस अमाउंट तक भारतीय शिक्षा और विदेशी शिक्षा को बना के मिक्स करके बनाया जाए। ठीक है, तो वे चाहते थे कि कैसे विज्ञान को, टेक्नोलॉजी को मिक्स करेंगे, जोड़ेंगे, म्यूजिक से, चित्रकारी से, नृत्य से, जो हमारे इंडियन कल्चर में था, तो वो सब चीजें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। ठीक है, तो इस तरफ मैंने लेफ्ट साइड पे क ख ग घ ड़ लिख दिया और इस तरफ 1 2 3 4 ताकि हम उनके जोड़े बना सकते हैं। तो पहला है विलियम जोन्स। ठीक है, तो विलियम जोन्स ने क्या करा, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर है रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, वे गुरु थे। फिर थॉमस मैकॉले क्या थे, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करा और पाठशालाएं प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, तो विलियम जोन्स, जैसे हम पढ़ रहे थे पहले भी, तो विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दक्षिण और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इनको, विलियम जोन्स को लगा कि कानून की ज्ञाता और भाषाविद थे। ठीक है, तो मतलब उनको कानून के बारे में, अलग अलग भाषाओं के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता को प्राचीन काल में अपने जो उनका काल है उसी में वैभव और उनको अपने शिखर पर के बाद भी उनका पतन होता है। ठीक है, तो पवित्र और कानूनी ग्रंथों का उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो भारतीय ग्रंथ थे। ठीक है, हिंदू मुसलमानों के असली विचार व कानूनों को सामने लाने के लिए इन विषयों को पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो यही था कि क्यों जरूरी था, तो ये पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत को यूरोपीय शिक्षा की अनिवार्य है। तो उनको लगा था कि अंग्रेजी ज्ञान से भारतीयों को दुनिया में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ कृतियां हैं वे पढ़ने का अवसर उनको मिलेगा और भारतीय पश्चिम विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। ठीक है, उन्हें लगा था कि अगर विदेशी शिक्षा में पढ़ेंगे तो व्यापार और वाणिज्य यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे मैंने पहले बोला था, उसका विकास होगा।
और फिर यूरोपीय जीवन की शैली में भारतीयों की रुचियां और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से लोग यूरोपीय चीजों को अपनाने लगेंगे और खरीदना शुरू करेंगे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? तो गांधी जी का कहना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है उनके जीवन अनुभव और व्यावहारिकता ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। शिक्षा से किसी व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। तो हर चीज की विकास होनी चाहिए। केवल पुस्तक और पेन से कलम लेके लिखना और किताबी चीजें पढ़ लेने से विज्ञान शिक्षित नहीं होता है इंसान। तो बच्चों को शुरू से ही उन्होंने कुछ रचने और पैदा करने वाले और ऐसी चीजों के लिए तैयार करने हेतु गांधी जी सबसे पहले उन्हें हस्तकला सिखाना चाहते थे। आखिरी प्रश्न ये है, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है? तो पश्चिमी शिक्षा जो थी, जो हमें यूरोपीय शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, उसके विरोध में उन्हें लगा था कि भारतीय लोग पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में आकर विदेशी सभ्यता को मानने लगेंगे और वे अपनी संस्कृति भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज वो बिल्कुल मान्य नहीं था। और फिर गांधी जी को ये भी लगा था कि शिक्षा में बहुत ज्यादा विष भरा हुआ है और भारतीयों को दास बना के रख देगा। ठीक है, और हम अपनी खुद की ओपन और फ्री सोच नहीं कर पाएंगे, जो बिल्कुल गलत है। तो ये पार्ट हम यही खत्म करते हैं। इसके बाद हम बहुत कुछ स्लाइड्स में एक छोटे से वीडियो में सारे जो भी टॉपिक्स और जो भी पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं उनको दोहराएंगे, बुलेट पॉइंट्स में एक रिवीजन करेंगे, सारी जो इम्पोर्टेंट तिथियां हैं उनको लिखेंगे और वो डिस्कस करके चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।